नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ राज के महोदय नीम कथाना के इस ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के जो प्रयास हुए हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो क्लास है ये समान रूप से उपयोगी है बीए प्रथम वर्ष से लेकर एमए उत्तरार्ध तक की कक्षाओं में। अर्थात हमें अगर हिंदी साहित्य का संपूर्णता से अध्ययन करना है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़े बगैर हम हिंदी साहित्य को मुकम्मल रूप से, व्यवस्थित रूप से समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो उसके लिए, उस दृष्टिकोण से ये जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे जो पहले की जो क्लास हुई है उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल निर्धारण और उन कालों का हमने एक विशिष्ट नामकरण जो हुआ है उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। ये हमें पता लग गया है कि किसी भी साहित्य इतिहास का काल निर्धारण करना क्यों आवश्यक है और काल निर्धारण के साथ साथ उसका एक संक्षिप्त और सार्थक नामकरण करना भी क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों ही जो अंकन है, चाहे वो काल निर्धारण का अंकन हो या नामकरण का अंकन हो, वो किसी भी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं, एक वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं, एक तथ्यात्मकता प्रदान करते हैं और एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं, ताकि पाठक को साहित्य इतिहास को समझने में आसानी रहे और वह सारगर्भित रूप से कुछ चुने हुए अंशों को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से देख सके, समझ सके और उनका चिंतन कर सके। तो इस दृष्टिकोण से काल निर्धारण और नामकरण का जो प्रथम व्यवस्थित प्रयास किया गया वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। बहुत बार वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल निर्धारण का प्रयास किस आलोचक ने, किस साहित्य इतिहास लेखक ने किया था, तो उसका जवाब है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण और काल निर्धारण में हालांकि बहुत सारी त्रुटियां थी, वह पूरी तरह से विज्ञान सम्मत नहीं था और कहीं न कहीं उसमें एक पूर्वाग्रहितता थी, क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी हुकूमत के तहत यहाँ पर नौकरी करते थे और यह जो पूर्वाग्रह है वह उन्हें एक स्वतंत्र लेखक के रूप में सामने नहीं रख पाया और कहीं ना कहीं उस पूर्वाग्रसिता की जो छाप है वह उनके इतिहास लेखन पे दिखाई देती है। हालांकि वह एक नामकरण का एक पहला एक प्रयास था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर हुई थी कि पहली बार काल विभाजन थोड़ा सा सटीकता से किया गया था और नामकरण का भी प्रयास किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा काल विभाजन और नामकरण का जो प्रयास हुआ है वो हुआ है मिस्र बंधुओं द्वारा। यह हमें विदित है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में लिखा, 4 भागों में प्रकाशित हुआ, एक वृहद इतिहास था और 1913 में उसके 3 भाग और एक भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था इसका। मिस्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करते हुए उसका काल निर्धारण करने की चेष्टा की और काल निर्धारण के साथ साथ जो है वो उसका एक नामकरण करने की भी कोशिश की। और इन सब प्रक्रिया में उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स यूज किए ताकि वो विवादास्पद न हो। अर्थात जिस प्रकार ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो कई प्रकार से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और कई प्रकार के विवादों को जन्म देने वाला है, लेकिन मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है और नामकरण है वह मिस्र बंधुओं ग्रियर्सन से सबक लेते हुए ग्रियर्सन द्वारा जो गलतियां की गई थी उनसे उसका निराकरण करते हुए एक काल विभाजन का प्रयास किया। आइए हम उसके ऊपर विचार करते हैं कि मिस्र बंधुओं का काल विभाजन क्या था। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मिस्र बंधुओं ने अपना जो काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया वो इस तरह से किया है। इन्होंने सबसे पहले
जो इतिहास ग्रंथ था अपना उसको 5 खंडों में विभक्त कर दिया। और जो पहला खंड है उसका नाम दिया आरंभिक काल। अब आरंभिक काल को भी उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल के नाम से 2 भागों में बांट दिया। तो जो पूर्व प्रारंभिक काल था वो 600 से 1343 विक्रमी संवत तक उन्होंने दर्शाया है, और उत्तर आरंभिक काल था वो 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक उन्होंने दर्शाया। अब मजे की बात यह है कि मिस्र बंधुओं का ये जो काल विभाजन है वह काल विभाजन तो हो गया, उन्होंने बहुत दीर्घ अवधि को खंडों में बांटने का प्रयास किया। इसके अलावा उनका जो नामकरण है वह किसी प्रवृत्ति विशेष की ओर इशारा नहीं करता, सिर्फ अवधियों के आधार पर, पूर्व अवधि और पश्चिम अवधि के आधार पर वो इसको बांटने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा विवाद की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। आइए बढ़ते हैं आगे। उनका जो इतिहास ग्रंथ था उसका दूसरा जो काल निर्धारण है वह है माध्यमिक काल से, अर्थात मध्यकाल, और इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल। मिस्र बंधुओं का जो पूर्व मध्यकाल है वह स्टार्ट होता है 1445 से 1560 विक्रमी संवत, अर्थात यहाँ भी लगभग 1 शताब्दी का साहित्य इसमें समेट दिया गया है। और प्रौढ़ मध्यकाल यह है 1561 से 1580 विक्रमी संवत तक। तो इस प्रकार लगभग इसमें 20 वर्षों से का लगभग इसमें साहित्य समाहित किया गया है। इसके बाद जो उन्होंने तीसरा जो कालखंड बताया वो है अलंकृत काल। तो अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल जो कि चलता है 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक, और प्रौढ़ अलंकृत काल ये चलता है 1791 से 1889 तक। अब जो आधुनिक फेज है उनका जो तीसरा काल निर्धारण है, अर्थात तीसरा जो काल खंड उन्होंने निर्धारित किया है जिसमें चौथा और 5वां खंड आता है, चौथे खंड का उन्होंने नाम दिया परिवर्तन काल। यह वह काल है जब हम पाश्चात्यकरण से प्रभावित होते हैं, हम पाश्चात्य लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इस कालखंड का उन्होंने नाम दिया परिवर्तन काल, जो कि 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक इन्होंने सुझाया है। और इसके बाद का जो कालखंड था जिसमें जो साहित्य सृजित हुआ उसका इन्होंने नाम दिया वर्तमान काल, जो कि 1926 से विक्रमी संवत 1926 से जारी रहकर अब तक इन्होंने समाहित कर लिया। यानी जिस अवधि तक इन्होंने साहित्य लेखन का कार्य किया, इतिहास लेखन का कार्य किया, वह इसमें समाहित हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि मिस्र बंधुओं का काल विभाजन कितना सटीक है और नामकरण कितना सार्थक है। अब काल विभाजन हमने देख लिया कि इन्होंने लगभग शुरुआती खंड में बहुत ज्यादा अवधि के काल साहित्य को समाहित करने का प्रयास किया और बीच में लगभग शताब्दी वर्ष का जो साहित्य सृजन हुआ है उसको उस दायरे में लाने की कोशिश की। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा विवादास्पद नहीं हुए क्योंकि इनका जो नामकरण था वह किसी प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, पहली बात। दूसरा, वह सिर्फ आरंभिक, मध्यम, प्रौढ़ या उत्तर इस प्रकार से सिर्फ समयावधि का सूचक नहीं है, किसी प्रवृत्ति विशेष या साहित्य के तात्विक विशेषता को इंडिकेट नहीं करता। तो यह उसकी एक न्यूनता है, एक सीमा है कि मिस्र बंधुओं का जो इतिहास लिखा गया साहित्य का उसमें काल निर्धारण का जो प्रयास है, अगर वो हम मोटे तौर पर सही मान भी लें तो नामकरण में कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कमी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका जो नामकरण है वह किसी भी ढंग से सार्थक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह किसी साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर या किसी विशेष कवि की क्षमताओं की ओर या किसी कालखंड में जिससे कि वह कालखंड किसी साहित्य से प्रभावित हुआ हो उसको संबोधित करता हुआ नजर नहीं आता। वह एक सामान्य नाम है जो बस काल को तो अपने अंदर समाहित किए हुए है, लेकिन साहित्य की जो मूल चेतना है उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने में असफल सिद्ध हुआ है। फिर भी यह जो प्रयास है
वह महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि डॉक्टर ग्रियर्सन का जो काल विभाजन और नामकरण है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उस पूर्वाग्रह से ग्रसितता से बचने का प्रयास मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, जो कि आगे आने वाले जो साहित्य इतिहास लेखक थे उनके लिए कुछ मात्रा में उपयोगी सिद्ध हुआ। धन्यवाद।